हेलो एवरीवन, आई एम पारस। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हमारे पास एटम होता है उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मींस एक एटम के अंदर इतू सा एटम होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में कल पढ़ा था कि कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम देखेंगे हम कि हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है। इसके बारे में हमको बताया था जे थॉमसन ने। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है। अच्छा, इस आप मेरे को ये बात बताओ कि जो हमारे पास हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमारे पास ना एक ट्यूब थी, है ना। कुछ ऐसी ट्यूब थी हमारे पास, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने ही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैथोड थी, ये कैथोड थी और ये एनोड थी। ठीक है, हो क्या रहा था कि हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी थी। ठीक है, हो क्या रहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन ना कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा था ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा था। हमारे पास जो कैथोड था वहां से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था ना वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गया पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो वो ऐसे गया फिर। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करते हैं, हम एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, जब हमने इसको हटा दिया, हटाने के बाद हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेट रख दी जिसका एन इधर है और नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। ठीक है, तब क्या हुआ, वो फिर से डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। इस बार उसने क्या किया, इस बार जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है भाई, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अपर की साइड में। ठीक है, जब हमने उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये ना 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ है। फर्स्ट तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, मतलब जो हमारे पास चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कुछ चार्ज होगा ना, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि हमारे पास जो मास है इस इलेक्ट्रॉन का, उस पर डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप सिंपल सी चीज देखो कि अगर इसका मास कम होगा, मतलब ये बहुत ही हल्का होगा, ठीक है, बहुत ही हल्का होगा तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बहुत डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भारी होगा तो वो उतना डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है। अगर हमारे पास कोई हल्की चीज है, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास ना 100 ग्राम की बॉल है, तो वो ज्यादा दूर जा पाएगी या हम उसको ज्यादा दूर फेंक पाएंगे। ठीक है, अगर उसके अपोजिट हमारे पास 10 किलो की बॉल है तो उसको हम उतनी दूर थोड़े ना फेंक पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है ना, उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा इस चीज पे डिपेंड करेगा वो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो 2 पॉइंट देखे हमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, चार्ज
उस पर डिपेंड करेगा कितना डिफ्लेक्शन हुआ, मास कितना है इलेक्ट्रॉन पे उस पे डिपेंड करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ। थर्ड पॉइंट ये है कि जितनी स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब हमने लगाई या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तभी वो डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो एक मेजर पार्ट ये भी है कि स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। अगर बहुत स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर कम होगी तो वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने एक बेसिक सी चीज ये पढ़ी कि जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जाता हुआ इधर को मुड़ गया या इधर को मुड़ गया, उसके पीछे के कारण तीन है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा उसकी वजह से हुआ है डिफ्लेक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कितना मास है, अगर कम मास होगा तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, अगर ज्यादा मास होगा तो कम डिफ्लेक्शन होगा। थर्ड पॉइंट है कि स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन सब के चलते ना हमारे पास थॉमसन ने ना, क्योंकि हम यहाँ पे इतना चार्ज मास इतना कर दिया ना, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके एक रेशो दिया, चार्ज अपॉन मास। उन्होंने चार्ज और मास का एक रेशो दिया। इसका सिंबल ऐसे हो सकता है कि हम चार्ज को लिख दे E और इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। उन्होंने एक रेशो दिया, वो था 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम केजी इनवर्स। तो उन्होंने हमको जे थॉमसन ने हमको एक रेशो दिया कि मेरे को ये नहीं पता कि इस पे चार्ज कितना होता है, मेरे को ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके मास से डिवाइड करूंगा ना, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम केजी इनवर्स। कूलम और केजी क्यों आया, क्योंकि भाई मास को हम केजी में देखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कूलम पर केजी, पर जब हम इसको अपर साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई है ना। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो चार्ज टू मास रेशियो था हमारे पास, जो जे थॉमसन ने दिया था, वो आ गया हमारे पास 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम केजी इनवर्स, ठीक है। ये चीज पता चली, ठीक है। फिर इसके बाद आए हमारे पास साइंटिस्ट है हमारे पास मिलिकन, जो साइंटिस्ट है हमारे पास मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको, 9th 10th क्लास में है ना। वो एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने, उसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास मिलिकन्स आए, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने हमको ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और माइनस इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। हमने कहा बस हमको तो यही तो चाहिए था कि हमको कोई चार्ज बता दे। अब अगर मेरे को चार्ज पता चल गया और चार्ज अपॉन मास का रेशो मेरे को पता है, तो मैं चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रख के इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास निकाल सकता हूँ ना मैं, है ना। तो हमने क्या किया भाई, उन्होंने हमको चार्ज की वैल्यू बता दी कि चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इतना होता है 1.6 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। हमने बोला थैंक यू, और थैंक यू बोल के हमने क्या किया, इसकी
चार्ज की वैल्यू रख दी यहाँ पे और मास निकाल लिया। कैसे? हमने सिंपल कैलकुलेशन कर दी कि ये है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मास था, वो पता चल गया हमको 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हमको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आपको अभी पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं? आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो होता है वो 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना उस पे कितना चार्ज है, उसका कितना मैग्नीट्यूड है उस पे डिपेंड करेगा, कितना डिफ्लेक्शन हुआ। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का उस पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा, और स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, फिर हमारे पास मिलीगन आए, उन्होंने बोला कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, चार्ज अपॉन मास रेशो तो हमको पता ही था, हमने इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रखी और इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास चार्ज टू मास रेशो टॉपिक। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कवर किया कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये सब हमको पता चल गया। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है भाई, हमारे पास थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल थे हमारे पास जो कि एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी हम सेम सेटअप करते हैं जैसा सेटअप हमने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्या किया था हमने कि हमने एक ग्लास की ट्यूब ली थी कुछ ऐसी, हमारे पास ग्लास की ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब। ठीक है ना, हमने इसके अंदर क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दी, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज की बैटरी से। ठीक है, अब ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, तो जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए हम इसको बोल देंगे कैथोड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाली जो इलेक्ट्रोड होती है उसको बोल देते हैं हम कैथोड, और जो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है उसको बोल देते हैं हम एनोड। ठीक है, एनोड। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना कि इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे होती है एक लो प्रेशर की गैस, लो प्रेशर गैस, और यहाँ पे होता है हमारे पास वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं कि जैसे हमने ये हमारे पास सेटअप हो गया। ठीक है,
ठीक हो गया, कुछ ऐसा सेटअप था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि हमको ना जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी उससे यहाँ पे क्या चेंज होता है, हमने वहां पे ना एक होल किया था एनोड पे। हमने एक होल किया था एनोड पे, पर यहाँ पे हम करेंगे कैथोड पे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ये पता करना है कि अगर इधर से इधर कोई पार्टिकल आ रहा है तो वो इस होल से आके यहाँ पे टकराए जहां पे हमने फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा रखा है, जिंक सल्फाइड। अब ये क्या होता है? जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिससे अगर कोई चीज आके हिट कर रही है तो वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगाया हुआ है हमने जिंक सल्फाइड। ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है ये, अगर इससे कोई चीज टकराती है तो ये ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो जो वो वाला एक्सपेरिमेंट था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें हम क्या कहते थे, उसमें कहा था हमने होल एनोड पे। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं हम कैथोड पे। ठीक है, बाकी सेटअप सेम रहता है। तो अब हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ से बैटरी को ऑन किया तो हुआ क्या कि इधर से इधर को हमारे पास एक रे आई। ठीक है, एक रे आई जिसको हमने बोल दिया एनोड रे या कैनाल रे। ठीक है, या तो हमने उसको बोल दिया कैनाल रे, या हमने उसको बोल दिया एनोड रे। एनोड रे। ठीक है, अब ये तो हमको क्लियर है ही कि जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई तो इस होल से वो यहाँ पे आई होगी, इस होल से वो यहाँ पे आई होगी, और ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ये टकराई होगी इससे, है ना। तो इसने ग्लो किया, तो हमको ये तो समझ आ गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ रे आई है। ठीक है, और क्योंकि पॉजिटिव से आई है वो, तो वो होंगी भी पॉजिटिवली चार्ज ही। ठीक है, तो हमने उनका नाम रख दिया एनोड रे या कैनाल रे। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाली जो इलेक्ट्रोड है उधर से आई है। ठीक है, ये चीज समझ आई ना, है ना। अब हमको ना एक डिफरेंस आता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट है और जो इलेक्ट्रॉन वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो गैस है इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे कौन सी गैस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, तो यहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल है या कैनाल रे है, इसको फर्क पड़ता है कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिनको हम कैनाल रे या एनोड रे बोल रहे हैं, वो हमारे पास इस गैस के पॉजिटिव आयंस हैं। भाई हमने यहाँ पे कोई गैस ले रखी है, तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है या जो कैनाल रेज है, ये इसी गैस के पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, जिनको हम बोल रहे हैं कैनाल रेज। सिंपल ऐसे समझो, हमने यहाँ पे ना कोई गैस ली और उसका कोई पॉजिटिव आयन होगा, भाई कोई भी पॉजिटिव आयन होगा, है ना, उसी को हमने बोल दिया कैनाल रेज। तो भैया ये प्रोटॉन क्या होता है, अभी मैं समझाता हूँ प्रोटॉन क्या है। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ली और उनके जो पॉजिटिव आयंस थे उनका साइज डिफरेंट डिफरेंट था, है ना। तो हमने जब हाइड्रोजन गैस ली, जब हमने हाइड्रोजन गैस ली तो जो उसका पॉजिटिव आयन था एच पॉजिटिव, उसका जो साइज था ना वो सबसे छोटा था। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस ली उसका जो पॉजिटिव आयन था उसका साइज सबसे छोटा था, तो हमने उसको बोल दिया प्रोटॉन, उसको बोल दिया हमने प्रोटॉन। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो कैनाल रेज है या एनोड रेज है या पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है या कैनाल रेज है या एनोड रेज है, वो आ तो रही है गैस से ही। ठीक है, तो उसका जो मास है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उसका जो मास है वो इस गैस पे तो डिपेंड करेगा। भाई अगर इसका गैस का जो पॉजिटिव आयन है उसका मास ज्यादा है तो इस पार्टिकल का मास भी ज्यादा होगा।
क्योंकि अल्टीमेटली जो कैनाल रेज है या जो एनोड रेज है वो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही तो है इस गैस का। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आया कि जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो डिपेंड नहीं करता था कि गैस कौन सी है, इस बात से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसका जो बिहेवियर था वो नहीं चेंज होता था इस गैस के चलते। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन था उसको गैस से कुछ मतलब नहीं था, वो इस गैस पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन जब बात होती है प्रोटॉन की तो प्रोटॉन इस गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल इतनी सी चीज समझनी है आपको, है ना। तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास प्रोटॉन का बिहेवियर होता है ना, जब हम प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड या हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं वो बिहेवियर उस बिहेवियर का बिल्कुल अपोजिट होता है जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर था। ठीक है, एक पॉइंट तो ये समझ आया आपको। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो होता है, चार्ज टू मास रेशो होता है, चार्ज टू मास रेशो होता है हमारे पास प्रोटॉन का, वो भी डिपेंड करता है हमारे पास कि कौन सी गैस है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना, उनको पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। क्या कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे हमारे पास, उनको हमने कैनाल रेज बोल दिया, एनोड रेज बोल दिया, उसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन था या कैनाल रेज या एनोड रेज थी हमारे पास जो इधर से इधर की तरफ जा रहे थे, है ना, उनका जो मास था, मास डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। तो जो कैथोड रे ट्यूब थी हमारे पास, या एक ऐसी ट्यूब थी ना हमारे पास भाई, ये हमारे पास एक ट्यूब थी। ठीक है, इसमें कोई गैस थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैथोड थी और यहाँ पे हमारे पास एनोड थी, यहाँ पे हमारे पास एनोड थी, और जो पार्टिकल इधर से इधर जा रहे थे, है ना, उनको हम कैनाल रेज बोल रहे थे। ठीक है, ये ऐसे बैटरी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो उनको हम कैनाल रेज बोल रहे थे। ठीक है, तो जो ये कैनाल रेज थी इनका जो मास है ना, इनका जो मास था, मास डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये कैसी गैस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा हमारे पास जो मास था हमारे पास इन कैनाल रेज का। ठीक है, ठीक है, अब चार्ज टू मास रेशो, बाय चार्ज टू मास रेशो डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। जो हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था, जिस गैस से ये ओरिजिनेट हुआ है उस गैस पे ही डिपेंड करेगा इसका चार्ज और मास का रेशो, चार्ज मास का रेशो क्या है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि बिहेवियर इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो जो कैथोड रेज थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था हमने, उसके बिहेवियर का अपोजिट बिहेवियर होगा हमारे पास इस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का, या बोल लो कैनाल रेज का। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। तो हमने देखा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो सबसे छोटा हमको हाइड्रोजन गैस से मिला था, तो हमने उसको बोल दिया प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास डिस्कवरी है प्रोटॉन की वो कंप्लीट होती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि भाई एक एटम है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आता है प्रोटॉन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बैठे ही थे कि हमारे पास आ गया चैडविक। चैडविक एक साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल और होता है। हमने कहा यार अब और कौन होता है हमारे पास एटम के अंदर, इतना सा तो एटम है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है। अब तुम बोल रहे हो कि एक चीज और होती है उसके अंदर, हमने कहा बताओ, तुम भी बताओ क्या होता है। तो वो बोलते कि जो हमारे पास प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन ऐसा ही इतने ही मास का, लगभग सेम मास होता है हमारे पास प्रोटॉन का, और जो एक नया पार्टिकल होता है उसका सेम ही मास होता है, और उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रॉन। उस पर कोई चार्ज नहीं होता,
मतलब उन्होंने बताया कि एक पार्टिकल है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। जैसा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, प्रोटॉन पे भी चार्ज था। भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था। वो बोलते कि ये जो नया पार्टिकल है ना, जो नया पार्टिकल मार्केट में आया है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका जो मास है ना वो प्रोटॉन के लगभग इक्वल है, ऐसे बोल लो, या प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा है, ऐसा बोल लो। और उसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रॉन, उसको बोल रहे हैं हम न्यूट्रॉन। तो हम ऐसे बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसने बताया इसके बारे में? हमको चैडविक ने। ठीक है, तो चैडविक ने बताया कि एक हमारे पास नया पार्टिकल है, नया सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रॉन, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रॉन। इस पे जो चार्ज है वो नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, पर जो इसका मास है ना, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, वो लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, ये बात समझ आ गई क्या आपको, कि जो हमारे पास मास होता है न्यूट्रॉन का वो लगभग इक्वल होता है या हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के। तो अभी सिंपल सिंपल सी चीज इतनी हो गई कि हमने ना ये पढ़ा था कि भाई सबसे छोटी यूनिट होती है ना जो, वो ना एटम होती है। ठीक है, फिर थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी छोटा होता है कुछ, इसी के अंदर होता है और उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और हमने उसका नाम रख दिया सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमको पता चला कि अच्छा एटम से भी छोटा कुछ होता है, एटम के अंदर ही होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आए रदरफोर्ड, उन्होंने बोला कि एक चीज और होती है। हमने कहा वो क्या? बोलते हैं कि प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही प्रोटॉन भी होता है। हमने कहा ये कहाँ पे होता है? बोलते ये भी एटम के अंदर ही होता है। हमने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद आ गई चैडविक, वो बोलते एक चीज और होती है। हमने कहा अब क्या होता है? बोलते कि न्यूट्रॉन, ये भी हमारे पास एटम के अंदर ही होता है, पर इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। जैसा इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज था, प्रोटॉन पे भी कुछ चार्ज था, पर न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज नहीं होता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया, क्योंकि न्यूट्रल होता है तो हमने बोल दिया इसको न्यूट्रॉन। पर जो इसका मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब छोटी सी जगह में छोटा सा इतू सा तो एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पूरे चैप्टर में ये ही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, आई चीज समझ में है ना? तो एक बेसिक कंपैरिजन कर लेके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, है ना, एक बेसिक कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमको मिले क्या, उनके नेम लिख लेते हैं हम। तो हमको, हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, फिर है प्रोटॉन, और फिर है न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके सिंबल देख लेते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन को तो हम ई से दिखा देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को हम पी से दिखा देते हैं, और न्यूट्रॉन को हम एन से दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इन पे चार्ज कितना होता है। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है उस पे होता है पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन, उसका नाम ही न्यूट्रॉन इसलिए है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब ये तो हो गया इन पे एब्सोल्यूट कितना चार्ज होता है। अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें,
अगर हम बात करें रिलेटिव चार्ज की तो हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर इस पे -1 होता है तो इस पे +1 होगा, ठीक है, और ये तो है ही न्यूट्रल तो इस पे तो 0 ही होगा, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई क्या, है ना। अब बात करते हैं हम इनके मास की कि इनका मास कितना होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इस पे न्यूट्रॉन पे होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो हमने ये देखा था कि लगभग इक्वल ही होता है, या हम ऐसे बोल दे कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पे स्लाइटली ज्यादा होता है, तो स्लाइटली भी कितना ज्यादा होता है वो देख लो, इस पे 2 होता है, इस पे 4, मतलब ये हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻27, और ये हो जाएगा 1.674 इंटू 10⁻27। तो इसको हम इतने को तो इक्वली बोल देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास कंपैरिजन हो गया हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनकी मास कितना होता है ना, और उन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एटम एक न्यूट्रल होता है, मतलब एटम पे कुछ चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता एटम पे चार्ज, क्योंकि एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उसको कैंसिल आउट कर देता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो इसके चलते ही हम ऐसा बोल देते हैं कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी समझ आ गई आपको, है ना। और आपको ये भी समझ आ गया कि हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो एटम होता है इत्तुजा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है ना। कंप्लीट चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो हमने नोट्स भी बना लिए प्रॉपर, समझ भी गए ही होंगे आप, है ना। तो भैया फिर अब क्या कहना है, तो आज पढ़ाई करनी है, आज रिवीजन करना है इन सब चीज़ों का। ऐसा थोड़ा है ना मैं रोज ही बोल दूंगा कि गाने सुन लो, सॉन्ग सुन लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। आज तुमको रिवीजन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, ठीक है। बाय।